संस्कृति बचाने वाला मुझे नहीं लगता कौन है अभी तक मुझे देखा है। संस्कृति के नाम पर खाना और कमाना इतना जरूर जानता हूँ कि ये बहुत है। मेरे ख्याल से 99% बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं दिग्गज लोगों की बात कर रहा हूँ जी। आप अपने शब्दों में, अपने गीतों में, अपने स्क्रिप्ट में जो बात करते हो आपके अपने आप पे लागू नहीं करते। जो ठेकेदार बनते हैं संस्कृति की बात करते हैं, चाहे वो गीतों के माध्यम से कहते हैं चाहे वो फिल्म के माध्यम से कहते हैं, झूठे और नकारे लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ और 1% होगा जो संस्कृति के बारे में बात करता है, वो उसका अता पता नहीं है, उसका तो कोई जानता नहीं, वो गुमनाम है वो व्यक्ति जो भी। बात करते हैं मंचों पर जाकर के और उस अपने बच्चे उनको बोलते हैं तुम आती है को बोले नहीं हम तो समझते नहीं, हम ना बोलते हैं हमारे बच्चों को, हमारे पहाड़ वालों को समझा रहे हैं आप कि अपनी बोली भाषा बचाइए। आप बम्बई में बैठ के बात करते हैं इनसे, तो ऐसे लोगों को तो मैं तो वैसे भी ना करता हूँ। वीराने के सामने तो चल गए लसक ढसक के, वीराने के सामने तो चल गए लसक ढसक के, अरमी ढूंगो सी भी थे घर दही रे तो रील बना रहे हैं। अब नदी के किनारे तुम नाच रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छा उसके फॉलोवर हो गए सब ये करो, तो किस मतलब का अगर बताए क्या 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 मैसेज है उसमें? वीडियो टाइम्स के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूं आप सभी के साथ आरजे प्रियंका, और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान उपस्थित है इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो बहुत खास जगह से भी हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि वो एक बहुत बड़े गीतकार हैं, एक कलाकार हैं, एक फिल्म निर्देशक हैं, संगीत से भी उनका बहुत ज्यादा जो है गहरा रिश्ता है। और हमारे बीच आज जो खास मेहमान है वो है गणेश वीरान जी, जिन्हें की बहुत से जो अवार्ड है उनसे सम्मानित किया जा चुका है। तो बात अगर करूं यंग सिने अवार्ड की या फिर बात करें गजल श्री की, इससे वो सम्मानित है। सबसे पहले सर का यहाँ पर वेलकम कर लेते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जिस तरीके से बात हम करेंगे कि कला के प्रति तो खैर आपका प्रेम है ही, हर क्षेत्र में आप काम करते हैं। सबसे पहले मैं गजल के बारे में बात करूंगी, क्योंकि गजल श्री जो सम्मान है इसके बारे में कभी इतनी चर्चा हमने कभी सुनी नहीं थी। जी ऐसा है कि कोई भी काम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो चर्चा होती है उसकी जी। तो मैं संगीत से जुड़ा रहा हूँ शुरू से ही, तो फोक में काम किया और अन्य विधाओं में, जैसे सैड सॉन्ग में, रोमांटिक गीतों में, श्रृंगार में सब बहुत काम किया। लेकिन मेरे दिमाग में था कि गजल भी कोई है जिनको उत्तराखंड में समावेश किया जा सकता है गजल को, क्योंकि संगीत तो संगीत है चाहे कहीं का भी जी। तो हमारे यहाँ गजल क्यों नहीं हो सकती? तो मैंने कोशिश की और लोगों ने उसको सराहा, वो गजल मेरी चली है और बहुत से लोग उसके बाद लिखना शुरू किया, लोगों ने गजल लिखना, और अच्छा लिख रहे हैं। गढ़वाली में गजल जो है वो एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। सोचा कैसे कि सिर्फ गजल को सुनकर कैसे गढ़वाली में भी होना चाहिए, कुछ और कारण था? बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या है कि हमारे यहाँ जब मैं सुनता हूँ म्यूजिक को, तो जो पुराने जो हमारे सॉन्ग थे, क्योंकि हम लोग फोक से ही हमने कंपोजिशन करना या लिखना शुरू किया है उसी का आधार को मान करके, तो जो मैं पुराने की सुनता था उसमें एक विधा है, विधा जिसको बोलते हैं, क्योंकि गजल का एक उसमें कुछ कायदे होते हैं लिखने के। आप आम गीत की तरह नहीं लिख सकते उसको, उसमें कुछ प्रतिबंधित चीजें हैं, कुछ उसमें जरूरी चीजें होती हैं कि गजल में होनी चाहिए, नहीं तो गजल नहीं मानी जाएगी। तो बशर्ते वो जो मैंने सुने थे कभी, उनमें गजल का स्वरूप जरूर दिखता था,
लेकिन मैंने कहा स्वरूप दिखता है लेकिन गजल नहीं है, लेकिन इनको बनाया जा सकता है क्योंकि लोगों ने उन गीतों को भी स्वीकार किया था। और हमारे यहाँ एक पैटर्न होता था जो बैठक गीत गाए जाते थे, उसको कव्वाली पैटर्न बोलते थे। तो कव्वाली हमारे यहाँ बोल नहीं सकते लेकिन वो स्टाइल जरूर था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कव्वाली में भी काम करूँ। क्या बात है, मतलब आगे हमें अब आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें कव्वाली में भी कुछ सुनने को मिलने वाला है। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है। और गजल की हमने क्योंकि शुरुआत गजल से हो गई है, तो और तरीके के जो आपने गीत लिखे हैं, वैसे आप इतने सालों से लिख रहे हैं, 80 के दशक से आप लिख रहे हैं, तो इतने सालों से आप जो इतने किस्म के आपने गीत लिखे हैं फिल्मों के लिए और गढ़वाली गाने हर तरह के, जैसे कि आप बता रहे थे, तो गजल जब आपने लिखी थी मतलब कितना मुश्किल है या फिर कितना अलग है? देखिए, ऐसा है कि गीत लिखना, भाव तो सबके होते हैं, आपके भी होंगे, दूसरे के भी, भाव सबके अंदर होते हैं, भावनाएं सबके अंदर होती हैं, लेकिन उनको शब्दों में पिरोना एक टेक्निक है और एक ऊपर वाले की, गॉड गिफ्ट जिसे बोलते हैं, ऊपर वाले की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा होती है। तो वो टेक्निक आपको ऊपर वाले से मिलती है। बाकी हम व्यवसायिक तौर पर जब लिखते हैं तो उसका थोड़ा सा कमर्शलाइज जो काम होता है वो जरूरी है, उसको सीखना भी। लेकिन गजल लिखना मुश्किल इसलिए नहीं है, मतलब मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाव तो आपके गजल में भी आते हैं, भाव आपके साइड मूड में भी आते हैं, और श्रृंगार में भी भाव ही होते हैं। और गजल का सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको उसका तौर तरीका पता होना चाहिए कि गजल कैसे लिखी जाती है, उसका किस तरह का स्वरूप होता है गजल लिखने का, वो जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गजल थोड़ा सा आम गीतों से अलग होता है। हाँ, इसीलिए ये सवाल था कि मतलब क्या कुछ। लेकिन मुश्किल जहां बात आती है, मुश्किल उनके लिए होता है कि जो थोड़ा सा उन चीजों से दूर रहते होंगे, इन चीजों से जिनके एक भाव की कमी होती है। लेकिन मुश्किल नहीं होता है जब आप किसी फील्ड में काम करते हैं, तो जरूर है कि एक बारी दो बारी फेल हो सकता है लेकिन कामयाबी मिलती है। बिल्कुल, और बस शर्त इतनी है कि लगातार हमें इस पर काम करना होगा। सर, आप 80 के दशक से काम कर रहे हैं, या फिर शायद उससे पहले से, मतलब क्या उम्र रही होगी उस वक्त जब आपने शुरुआत की होगी? मैंने जब शुरुआत की थी, मैं जब 8-9 साल का था, मेरे अंदर एक वो उपज हो गई थी कि मैं जब खेलता था अपने साथी के साथ में, तो मेरे ना बचपन से पट निकलने शुरू हो गए थे, मतलब मीटर पे। हाँ। मीटर पे मैं बोलता तो हंसते थे, कॉमेडी वॉमेडी कर लेता था सुना करके। तो मेरी शुरुआत ही बचपन से हुई है। और कमर्शियल लाइन में तो मैं फिर उसके बाद में 80-82 से पहुंच गया। हाँ, संघर्ष तो आपका हमने सुना है काफी रहा है। हाँ। और मुझे याद आता है कि वो कहीं मैंने सुना था कि आपने लगभग 3 साल का टाइम दिल्ली जैसे शहर में बिना पंखे के निकाल दिया था। और सही। इसके अलावा और कौन से संघर्ष रहे हैं जो आपको इतने सालों में करने पड़े? मैं स्पष्ट करूँ आपको कि मैं जिस घर से निकला हूँ, मेरा बैकग्राउंड ना तो फिल्मी था ना म्यूजिकल था, और मुझे फिल्मों में ही काम करना था, ये मेरा बचपन से था। और क्यों सोचा मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मैं उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता था। और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि बहुत गरीब घर से निकला हूँ। तो जो आदमी जिसका बैकग्राउंड फिल्मी ना हो, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिकल ना हो, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो, तो संभव नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह का कर रहा हो, तो उसका संघर्ष, अगर मैं संघर्ष की बात करूं तो 4 घंटे 5 घंटे भी कम ही है जो इंटरव्यू करेंगे तो मैं इतना जरूर कर सकता हूं, जैसे दिल्ली जैसी गर्मी में 4 साल तक एक रूम में 4 साल तक 3-4 साल लगा लीजिए, जब मैं संघर्ष कर रहा था, तो वास्तव में बिना पंखे के रहते थे। और वो पानी जो होता है हैंडपंप का, अच्छा वो ऐसी जगह थी वो भी जहां पर हम रहते थे, तो रेलवे फाटक था, जो दिन भर में वहां कम से कम सैकड़ों गाड़ी चलती थी, सोने में बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। और मच्छर तो ये लगा लीजिए कि वहां से होते थे गर्मियों में कि वो चादर उठा के भी ले जा सकते थे, इतने बड़े बड़े मच्छर होते थे, है ना, ये स्थिति थी। और पानी का
ठंडा तो पी नहीं सकते थे, फ्रिज तो जब पंखा नहीं था तो फ्रिज कहाँ से तो मुश्किल ही था। तो हैंडपंप का वही गर्म पानी यही मतलब खैर वो ताकत देता है मेरे को इन चीजों से कि मैं जो संघर्ष किया वो ताकत देता है। मैं आज जो भी हूँ जैसा भी हूँ ऊपर वाले की कृपा से, मेरे दर्शकों मेरे श्रोताओं की वजह से उनका धन्यवाद। और इतना जरूर है कि मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं तो मैं अपने आप को कभी ये महसूस नहीं करता कि गणेश बुरान आज तो कहाँ पर हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं वही हूँ, आज मेरा संघर्ष वही रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा घर से तो कुछ ऐसा माहौल था नहीं, आर्थिक स्थिति भी नहीं थी, पहुंचे कैसे आप वहां तक कि मतलब अब करना है? पौड़ी से आप आते हैं जी। पौड़ी से दिल्ली तक या फिर इस क्षेत्र में किस तरीके से जाना हुआ? मेरे गुरु है इस क्षेत्र संगीत क्षेत्र के जगदीश बकरोला जी और वो मेरे ही क्षेत्र से आते हैं। तो मेरे को क्योंकि मुझे बहुत पसंद था उनका, एक दो उनका कैसेट आ गया था मार्केट में, तो मुझे उनका गायन शैली बहुत पसंद थी, उनका तरीका बहुत अच्छा था। लेकिन उनमें से कुछ मुझे लगता था कि कुछ खामियां हैं, इनको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन मैं किससे कहूँ इस बात को, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म था ही नहीं सब कुछ कहने का। तो इत्तेफाक मेरी मुलाकात हुई उनको मेरे क्षेत्र में, तो मैंने उनसे अपनी पीड़ा रखी कि मुझे इस ढंग का म्यूजिक आपसे चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह से गीत होने चाहिए। ये तो बोला यार तुम लिखते हो, तो मैं तो शौक तो था ही, तो मैंने टूटा फूटा, मैं से रिकॉर्डिंग पर्पस से तो लिखा नहीं था, लेकिन मैंने सुना दिया उनको। अरे बोला तुम अच्छा लिखते हो, तुम दिल्ली आओ। तो उस टाइम पर फोन तो नहीं थे, तो मैंने बोला बोल तो दिया, पता नहीं बुलाते ऐसा, लेकिन एक चिट्ठी आई मेरे लिए कि तुम दिल्ली पहुंचो और फला फला जगह पे पहुंच जाना। अब खैर मैं कैसा पहुंचा वहां, बिना किराए के पहुंचा है, किराए पे पता नहीं क्या जोड़ो उन बातों को। तो पहुंचा मैं और उस जगह पे पहुंचा। अब सुबह उतरा, शाम तक मुलाकात हुई, एक ही जगह पे बैठा रहा। वो आए, फिर मुझे मिले, फिर मुझे स्टूडियो ले गए, फिर मेरे गीतों को सुना और इत्तेफाक मेरे गाने रिकॉर्ड हो गए। अब रिकॉर्ड हो गए तो हिट भी हो गए कुछ दिन बाद। कैसेट का जमाना रहा जी, कैसेट का जमाना, तो हिट भी हो गए। उसके बाद तो फिर एज ए गीतकार का ठप्पा लग गया, गणेश बुरान गीत अच्छा लिखता। फिर फिल्मों में क्या, हाँ, तो अब क्या था कि गीत तो था ही, मैं एस्टेब्लिश हो गया था एज ए गीतकार, लेकिन मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था। अच्छा। तो एक्टिंग का शौक था, जब मैं लाइन में चला गया, रिकॉर्डिंग लाइन में चला गया, तो वहां फिल्मी लोग भी मिलते थे। तो मेरी फिल्मी लोगों से मुलाकात होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा यार इधर कहाँ फिल्म का, तुम बम्बई आओ। फिर मैं बम्बई गया, फिर मैं बतौर असिस्टेंट वहां पर रहा हूँ डायरेक्टर के साथ थे। तो उन्होंने कहा एक्टिंग के चक्कर में मत पड़, तो कैमरे के पीछे काम कर, एक्टिंग में कोई तेरा भविष्य नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर कैमरे के पीछे काम करना है तो किस चीज में करूंगा, तो काम तो सभी सीखना पड़ा। तो बतौर असिस्टेंट में 7-8 साल मैं रहा हूँ और उसके बाद मैं नेपाल में भी मैंने 7-8 साल गुजारे हैं। ये मैंने कहीं सुना था कि अब नेपाल में मतलब आप किस तरीके से पहुंचे, क्या वही था, क्योंकि मैं थोड़ा फिल्मों से जुड़ गया था जी। और वहां के कोई डायरेक्टर थे बहुत बड़े, राज विक्रम शाह जी, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई। वो पौड़ी किसी सिलसिले में आए थे, तो मेरे से उन्होंने कहा यार कि तुम यहाँ पर ना वो ठीक अभी क्या ग्रोथ नहीं हुआ है फिल्मों का, तुम नेपाल चलो मेरे साथ में। तो मुझे असिस्टेंट ही था, मैं यहाँ भी, तो मुझे वहां असिस्टेंट ही रहना था। तो मैं चला गया वहां, तो सिर्फ मैं बीच बीच में आता था इंडिया, तो गीत मेरे रिकॉर्ड होते थे, क्योंकि लोगों को था, मेरे को डिमांड थी, मतलब इस तरह की गणेश बुरान के गीत रिकॉर्ड होने। बहुत सिंगर गाना शुरू कर दिया था, बकरुल जी के अलावा बहुत लोगों ने गाना शुरू कर दिया था मेरे गाने। तो मैं वहां पर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि मैं बसरते सीख तो आज भी रहा हूं, तो मुझे लगा कि मुझे तो यहाँ तो नेपाल में काफी लाइफ गुजर जाएगी, असिस्टेंट ही रहना पड़ेगा, तो मुझे इंडिपेंडेंट कुछ करता हूँ मैं। तो इंडिपेंडेंट करने के लिए तो फिर कोई दांव तो खेलता नहीं, किसी नए आदमी थे, तो मैंने खुद का अपना प्रोडक्शन शुरू किया था और प्यारी चुमा के नाम से मैंने फिल्म को लॉन्च किया। उसके गाने लिखे, उसके स्क्रिप्ट लिखा
और फिल्म की मैंने, तो इस तरीके से मैं फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मतलब पहली फिल्म जो थी आपके द्वारा जी, वो कैदशुमार थी जी। और गानों की अगर हम बात करते हैं, गीतों की, मुझे बचपन से सबसे पहला जो मैंने आपका गाना सुना था वो था कि तेरे की बातें रूप कमईचा। मैं सोचती थी कि क्या बोला गया, मतलब कि हर जगह को लेकर, श्रीनगर, पौड़ी को, और हर जगह की कहाँ की क्या खासियत है वो उसमें बोली गई है। किसने सोचा होगा ऐसा? ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपके सामने बैठकर आपसे सवाल पूछूंगी। मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि मतलब प्रियंका मेरे को स्टूडियो में बिठा करके अपने मन मर्जी के सवाल पूछेगी। तो चलिए, आज की कार्यक्रम मेरी मन मर्जी के जरूर सवाल होंगे। तो सर, इस वाले गीत के पीछे मतलब इसमें वो असल में क्या था कि मेरा मानना ये है कि उत्तराखंड से खूबसूरत मुझे कहीं दिखा नहीं। बिल्कुल। और उत्तराखंड की जो महिला है, जो नारी है, इससे खूबसूरत मुझे कहीं दिखा नहीं। साधारण नेचुरल सारी चीजें मैंने जो नोट किया है, तो मैं गफलत में रहता था कि मैं प्रकृति का वर्णन करूं, सौंदर्य का वर्णन करूं या नारी का वर्णन करूं। मैं गफलत में था, तो मैंने कहा मैं फिल्म के माध्यम से इस बात को करना चाहता हूं और मैं उसको शूट भी ऐसे ढंग से करूंगा। तो मेरी नजर में दोनों बहुत एक जैसे लगे कि मेरे उत्तराखंड की नारी से खूबसूरत कोई नहीं, और मेरे उत्तराखंड से खूबसूरत कोई है नहीं। कम से कम मैं गढ़वाल से, तो मैं गढ़वाल को बहुत बारीकी से मैंने देखा है। तो मैंने उसमें समावेश किया था एक नारी को प्रकृति के साथ। तो मैंने पब्लिक पे छोड़ा कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुमको ठीक लगता है, उसको स्वीकार। नहीं, सच में ये बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों चीजें इसमें है। एक महिला की जो सुंदरता उसके बारे में तो कहा गया, लेकिन वो उसमें कल्पना ये है कि जो मतलब पौड़ी की जो रौनक तेरी गलुड़ी, मतलब वो बहुत सुंदर गीत है। जी, जो रौनक की बात आती है, चंबा जैसे रंग की बात आती है, चमोली जैसा पीठ वाली बात, तो मैं उन जगहों पे गए बसरते मैंने पूरा गढ़वाल देखा नहीं था। मैंने बाकायदा पूरा गढ़वाल घूमा हूँ, और बिल्कुल सुबह से लेकर आज सुबह अगर पहुंचा हूं तो रात तक रहा हूं। तो सुबह का क्या एटमॉस्फेयर रहता है, शाम का कैसा रहता है, रात का कैसा, तो मैंने वो नोट करके उस नारी को कल्पना में एक ला करके फिर उन जगहों को मैंने देखा, और उसके बाद मैंने उसको बढ़ा किया। क्या बात है। तो सर, आपके गीतों में जो वैरायटी होती है वो तो हमेशा देखने को मिलती है। एक सॉन्ग जो अमित सागर जी ने गाया है कि घुंघरू बजी गेनी पौड़ी का तिरोली, कुछ इसमें अलग है, फोक फ्यूजन सा कुछ। वो फ्यूजन क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि मैंने, किसी ने मेरे उस गीत पे उंगली उठाई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने लाइन लिखी थी कि घुंघरू बजेगी न पौड़ी का तिरोली, हाँ, फट फुटेगी न तेरी की फटली। हाँ। तो उन्होंने कहा आप हमको गाली दे रहे हैं क्या, तेरी वालों का? सचमुच में एकदम से गाना सच में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या है इसका। हाँ, हाँ। तो मैंने बोला यार आपको अगर पीड़ा होती तो मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा कि फट फुटेगी न चौके की फटली, मैंने कहा तेरी हटा देता हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था गीत लिखने का, मेरा मकसद ये था कि मैंने उसमें जौनसार की बात की है, जौनपुर की बात की है, मैंने पौड़ी की बात की है, मैंने चमोली की बात की है, मैंने रुद्रप्रयाग की बात की है। मैंने कहा कि घुंघरू बाजेगी मतलब पौड़ी के में कोई आयोजन हो रहा है और मस्त हो रहा है तुम्हारा कौन, जौनसार। अच्छा। जौनपुरी घघरी, तो मैं बसरते मैंने जोड़ा है, उनके परिधानों से जोड़ा है, उनके जो उनके म्यूजिकल वो संस्कार होते हैं उनसे जोड़ा है। मेरा मकसद ये था कि मैं एकजुटता जिसे बोलते हैं पूरे गढ़वाल को, अगर माना पौड़ी में यहां बजा कोई चीज तो चमोली मस्त हो रहा है, टेरी मस्त हो रहा है, वहां जौनपुर में जो है नाच रहे हैं। तो मेरा आशय ये है उसमें कि पूरे गढ़वाल को एकजुट करना, कि मतलब ऐसा नहीं कि जो मेरे यहाँ हो रहा तो मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ हो तो खुश आप भी हो रहे हैं। तो हाँ, फ्यूजन जरूर किया था, क्योंकि गीत लिखना अलग बात है, वो सब्जेक्ट अलग बात है, लेकिन लोगों को सुनने के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट भी चाहिए होता है कि जो उसका म्यूजिक पार्ट होते हैं। तो उसमें मैंने करते रहता हूँ एक्सपेरिमेंट। तो उसमें फ्यूजन किया था, थोड़ा क्लासिकल का टच डाल करके और फोक को मिक्स करके बनाया था उससे। ठीक।
तो पसंद काफी ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित सागर जी की आवाज बिल्कुल लोग पसंद करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो आपका था, चदरी मेरी वेगी पुरानी, निर्गुण भजन। अच्छा, तो वो उसमें मुझे एक अवार्ड भी मिला था। काफी गहराई है इस गीत में। हाँ था वो। असल में बहुत लोगों ने यकीन भी नहीं किया कि गणेश विरान का लिखा, क्योंकि मैं विधाओं में कम लिखता हूँ, मेरा ज्यादा श्रृंगार रस पे ज्यादा होते हैं। हाँ। तो वो गाना मेरा यू का फेस्टिवल होता है दिल्ली में, फिल्म फेस्टिवल जी, तो वो गाना मेरा वहां सेलेक्ट हुआ था। तो वहां पर मुझे इस गाने में भजन में अवार्ड भी मिला। वो क्योंकि मैंने उस व्यक्ति की बात की उसमें कि जो आदमी पूरी, जब उसके पास सब कुछ होता है और एक ऊंचे पायदान पर खड़ा होता है, तो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बुरा है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, किसके साथ में गलत कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और एक समय जब आता है कि जब वो किसी लायक नहीं रहता, तब उसे याद आती है चीजें कि मैंने जीवन में क्या किया, क्या खोया। पछतावे का समय रहता है, पछतावा। तो उससे एक जो मैंने उसको जो एक शरीर पे जो चादर का बात की मैंने, हाँ, जो चादर रूपी शरीर है, किसे कितना रंगों में रंगा है, क्या रंगा है, फिर भी क्या क्या क्या, हाँ, वो मैंने इसमें किया है इसमें। और वो गा रहे हैं, ऐसा कुछ गीत ऐसे होते हैं कि अमर हो जाते हैं, तो लोग पसंद करते हैं। ये उसमें से बिल्कुल एक है। अच्छा, गीत आपने तो वैसे बहुत लिखे हैं, कोई आपका पसंदीदा गीत जिसके आप 4 लाइन हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को सुनाना चाहें? देखिए, अब मेरे तो है 450 से ऊपर गाने हो गए जी, और मेरा रिकॉर्ड भी है इसमें कि सबसे ज्यादा गीत लिखने वाला गीतकार। हाँ, बिल्कुल। अभी हाल में ही मेरे को गजल श्री से नवाजा गया, लोगों को पद्म श्री मिला, मैंने गजल श्री, इसलिए मैंने शुरुआत में ये बात कही, गजल श्री कभी सुना ही नहीं रहा। पद्म श्री सुना, गजल श्री से आपको नवाजा गया। गढ़वाली में जो गजल लिखी है, तो था कि गढ़वाल में पहली बार, उत्तराखंड में पहली बार गजल आई, तो ठीक है, जिन लोगों ने मेरे को ये अवार्ड दिया है। तो अब गजल की बात आती, तो मैं तुमको गजल सुना देता हूँ लेटेस्ट। बाकी जहां बोल रहे हैं कि जो आपको सबसे पसंदीदा है जी, मैं तो नहीं समझता कि मेरा कोई भी गीत पसंद का नहीं, मुझे तो वो भी पसंद है जो लोगों को पसंद नहीं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जैसे हम किसी से कहें कि अपना कोई पसंदीदा सुना दीजिए, तो वो कहते हैं कि अपने तो हमें सारी पसंद है, कौन सा सुनना चाहेंगे वो बताइए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मैंने कहा नहीं कि अब मुझे जो पसंद है, कभी होता है कि नहीं लोगों को पसंद है, लेकिन जहां पर मैं रचना करता हूँ, कुछ लिखता हूँ या कंपोज करता हूँ, तो जब तक मुझे पसंद नहीं आएगा मैं तब तक रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा उसको। तो मेरे तो पसंद का ही है वो। अब सवाल इस चीज का है कि अब मेरा वो तेरो बकी बात रो कम है, वो गाना चलता है, आज भी चलता है, लेकिन उससे हो सकता है कि उससे बेहतर मैंने कुछ और भी लिखा हो, लेकिन हो सकता है लोगों ने नोटिस नहीं किया। मेरे सभी पसंदीदा गाने हैं, और माहौल के हिसाब से जैसा माहौल होता है उस ढंग से सुनाता हूँ, तो वो गाना वहां पर अपने आप में सबका पसंदीदा बन जाता है। कि माहौल भी क्रिएट करता है कि मुझे कहां पर कौन से सुनना है। तो समय के हिसाब से सारे गाने ठीक है। तो मैं एक, जब गजल श्री की बात आ रही है, तो मैं थोड़ा सुना देता हूँ 2 लाइन। वी थे कि देख दे ही रे क्यों, वी थे कि देख दे ही रे क्यों, दूर बटे किमी तरस दही रे क्यों, दूर बटे किमी तरस दही रे क्यों, बीरान की सामने तो चल गए लसक ढसक के, बीरान की सामने तो चल गए लसक ढसक के, अरमी ढूंगो सी हुई थे घर दही रे क्यों, दूर बटे किमी तरस दही रे क्यों।
मीठे देख दे ही बस देख दे ही रह गया। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि जो गीत होते हैं, जब हम किसी गीत को सुनते हैं तो वो सिंगर हमें लगता है कि बस उसका ही वो गाना है। गीतकार कई बार सिंगर के बाद शायद उसे जाना चाहता है कि भाई किसने गाना लिखा है। मतलब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जिसने जो गाना गा रहा है उसी का वो गाना होगा। हाँ, ये अभी क्या है कि ये बॉलीवुड में नहीं है चलन, हाँ। लेकिन उत्तराखंड में है था। तो बशर्ते मैं सिंगर नहीं हूँ, ये बात तो पक्की है। लेकिन मैं जब दिल्ली गया जी, तो उस टाइम पर क्या होता था मालूम, कि कोई सिंगर थे 2-4 जो अच्छे थे, नामी सिंगर थे जी। तो जो राइटर थे, जो लिखते थे, वो बोलते थे मेरा गीत गा दो। उनको नाम नहीं चाहिए था, कुछ नहीं, ये था कि मेरा गाना रिकॉर्ड हो, मैं सुन लूं। वो सेटिस्फेक्शन उतने में होता था। अच्छा, पैसा भी नहीं लेते थे। अच्छा, पैसा उस समय होता भी नहीं था कि पैसा देना किसी गीतकार। तो जब मैं गया तो वहां शुरुआत ही मैंने की थी एज ए प्रोफेशनल। तो मैंने कंपनी के साथ जब एग्रीमेंट होते हैं, मैंने बोला ऐसे तो नहीं दूंगा मैं गाने, एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट फॉर्म होते हैं उसमें फॉर्म करेंगे, और आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे, जो भी तय होता है वो आप देना चाहे दे दीजिए, लेकिन बाकायदा उसमें एग्रीमेंट में होगा कि मेरा नाम कैसेट में जाना चाहिए। और एक टाइम वो आया कि सिंगर की फोटो जो है वो बैक साइड पे लगना शुरू हुआ, और मेरे फोटो जो है फ्रंट पे लगा करके लोगों ने, कंपनी ने डालना शुरू किया। एक गीतकार गणेश वीरान, उसके बाद सिंगर का नाम लिया जाने लगा। तो ये परिवर्तन आया था, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने कई बार देखा है। ये आज भी तो सबसे बड़ी फोटो जो होती है वो सिंगर की होती है। जो लिरिक्स राइटर होते हैं, गीतकार होते हैं, उनकी फोटो होती है पीछे, और कभी होती ही नहीं है। कभी ये भी होता था, होती ही नहीं थी। हाँ। नाम भी नहीं होता था, फोटो तो बहुत दूर की, नाम भी नहीं होता था, बिल्कुल नहीं। ये मैंने शुरुआत की थी, और मैंने अगर मेरा नाम कभी मिस हुआ होगा 1-2 कंपनी से कभी हुआ, तो मैंने क्लेम किया उन पर, मुकदमा भी किया, और कोर्ट में घसीटा उनको मैंने। क्या बात है? हाँ जी, कि आप मेरे बिना अनुमति, मेरे बिना नाम के आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके बाद तो थोड़ा कंपनी को समझ में आया कि नहीं भाई, गीतकार का नाम लेना चाहिए। सही बात है। उसके बाद तो अब क्या है कि आज की तारीख तो ठीक है, कम से कम जाता तो है सोशल मीडिया में, नाम जाता तो है गीतकार का, बशर्ते लोग जो श्रोता हैं उनका हो सकता है कि नजर कम जाए उसमें। थोड़ा सा माइंड सेट है हमारा कि भाई कोई गाना है, उसका गाना आ गया है, ये नहीं कहेंगे कि उसका लिखा हुआ गाना आ गया किसी। देखिए ना, मैं यहाँ की बात देख रहा हूँ। अब देखिएगा पिक्चर बनती है, चाहे बॉलीवुड में बनती है, क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन की पिक्चर रिलीज हुई है, शाहरुख खान की पिक्चर रिलीज हुई है, ये नहीं बोलते कि कादर खान की हुई है या सलीम जावेद की हुई है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने बनाई है। अब क्या है कि अभी मैं बहुत से लोगों को अगर ये पूछूं कि आपने शोले फिल्म देखी, बोले हाँ देखी। कौन था? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। बोले इसके डायलॉग राइटर कौन थे जो हाई डायलॉग इतने हिट हुए? बहुत नहीं, मतलब देखो 2% लोगों को पता नहीं पता, सही बात। लेकिन जब से ये मीडिया आया है, जब से गीतकारों के, डायरेक्टर के ये इंटरव्यू होने शुरू हुए हैं, ये मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है कि लोगों ने उनको पहचाना शुरू, नहीं तो वास्तव में गुमनामी में थे। सही बात। और अब उत्तराखंड में मैंने तो बहुत लड़ाई लड़ी इससे कर, तो ठीक है, हमारा जितना होना था हो गया। हम चाहते जो नई पीढ़ी है उनका भी बिल्कुल बाकायदा फोटो के साथ नाम है। और कई बार ये बिल्कुल सही आपने कहा, आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, और जब भी आपकी नाराजगी रही है इन चीजों को लेकर, तो वो कई बार खबरों में आया करता था कि गीतकार गणेश वीरान जी इस बात से नाराज थे, इस बात से नाराज थे, और वो क्रोध दिखता था। और ये सही बात है, जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि रचना जहाँ से शुरुआत जिस रचना की हो रही है वो गीतकार कर रहा है। वही कह रहा हूँ मैं ना, कि वो तो क्योंकि कुछ जो गीतकार थे हमारे पुराने ना, उन्होंने खुद जो है अपने को वहां तक नहीं समझा कि हमारा नाम भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा गा दो, हम सुन लेंगे। वो बड़ी मेहरबानी समझते थे कि आपने गा दी। मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल। और फिल्मों की बात करें, बहुत सुपरहिट फिल्में हैं, और सर से मेरी मुलाकात हुई थी, एक फिल्म आई थी भूलिए भूलिए, उसके दौरान भी कुछ बातचीत हुई थी। और वो जो फिल्म थी बड़ी हिट भी रही। बलदेव राणा सर जो है उसमें लीड रोल में थे, बहुत ही खूबसूरत सी वो मूवी है, जरूरी भी इसमें संदेश है। और सर आपने वो फिल्म जो है, मैं उसको डायलॉग किए थे, मैं संवाद लिखे थे उसके, और इसमें जो है एक बहुत जरूरी विषय था
जो कहीं ना कहीं आज हम शहरों में तो देख रहे हैं, पहाड़ों में भी अब देखने को मिल रहा है कि अवैध तरीके से जो निर्माण किया जा रहा है, वो इस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं एक संदेश इसमें ये भी था, इस विषय को भी उजागर करने की कोशिश की गई थी। आज किस तरीके से देखते हैं इस विषय को कि आज भी जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है, पहाड़ों की जो स्थिति है, फिल्म में आपने कोशिश करी दिखाने की, लेकिन कहाँ तक कितना फर्क पड़ रहा है? देखिए, अवैध निर्माण अगर जहां पर हो रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ हो रही है जी, पर्यावरण के साथ जो जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि अवैध निर्माण तो आप कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? अभी अगर आप अवैध कब्जा कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं? आप किसी नाले में जाकर के उस पे बना लेते हैं। आज बस उसमें पानी नहीं होगा, लेकिन कभी तो था। तो कल की तारीख अब अवैध कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। प्रकृति का क्या बिगाड़ लेंगे आप? कुदरत तो क्या बिगाड़ लेंगे? तो जो कर रहे हैं आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार। और हम फिल्म के माध्यम से, हम लोग फिल्मी लोग होते हैं, फिल्म के माध्यम से, गीत के माध्यम से कह सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि तू इतने समझदार होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, और इस तरीके की हरकतें करते हैं लोग ये पर्यावरण के साथ में, और उसको भुगत भी रहे हैं, हर साल भुगत रहे हैं, खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब अपना दुख कहने के लिए किसी को भी मिलेगा नहीं, किसी को, कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उस दिन देखो, कोई भी चीज होती है जब एक पीक पे पहुंचती है, वो फिर अपनी जगह पर आती है। तो अभी प्रकृति बैलेंस कर रही है, करते रहो तुम जो करना। आपने उसका अंजाम बड़ा अच्छा लिखा था, मतलब जो फिल्म में दिखाया गया था कि आप अवैध निर्माण अगर कर रहे हैं तो उसका क्या क्या अंजाम हो सकता है और करने वाले के साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि जब तक आपको किसी चीज का अनुभव ना हो, न तो आप अच्छे राइटर हो सकते, न अच्छे डायरेक्टर हो सकते। तो मैंने देखा है इन चीजों को, वही कलम पे उतरती है, कागज पे उतरता, वही हम पिक्चराइजेशन करते। तो अब आप ऐसी चीजें लिख देंगे कि जो आपके सिर से ऊपर निकल जाए आपको, क्योंकि ना मुझे अनुभव है ना आपको, तो वो चीज फेलियर होती है। तो सारी चीजें ऐसी होती है कि जो देखने वाला है उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि आज संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। खैर, हम बिल्कुल तारीफ करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं संस्कृति को बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा, जुड़े रहना जरूरी है। वो जुड़े भी नहीं है, मतलब उन्होंने कभी अपना गाँव नहीं देखा है, लेकिन शहर के किसी कोने से वो कह रहे हैं कि संस्कृति को बचाओ और आप जो है अपने घर जाओ, भले वो खुद कभी ना जाए। आपका ये कि आप पौड़ी में रहते हैं ज्यादातर, यहाँ आपको भाता नहीं है, जबकि यहाँ पर आपका घर भी है। देखिए, ऐसा है कि जरूरत के हिसाब से आपको अमेरिका भी जाना पड़ता है, अगर जरूरत है तो जाना पड़ेगा। लेकिन जहां पर पहली बात तो ये कि जहां आपको रास्ता बसता है, मन आपको वहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन जो ठेकेदार बनते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, चाहे वो गीतों के माध्यम से कहते हैं, चाहे वो फिल्म के माध्यम से कहते हैं, झूठे और नकारे लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो, मैं दिग्गज लोगों की बात कर रहा हूँ जी। आप अपने शब्दों में, अपने गीतों में, अपने स्क्रिप्ट में जो बात करते हैं वो आपके अपने आप पे लागू नहीं करते। तो ये रही बात जो तुमने भी कही प्रियंका कि संस्कृति बचाने वाले, बहुत हम उनका धन्यवाद करते हैं। आप ये बोल रहे थे, संस्कृति बचाने वाला मुझे नहीं लगता कौन है अभी तक मुझे देखा है। संस्कृति के नाम पर खाना और कमाना इतना जरूर जानता हूँ कि बहुत है। मेरे ख्याल से 99% तो है, और 1% होगा जो संस्कृति के बारे में बात करता है, वो उसका अता पता नहीं है, उसका तो कोई जानता नहीं, वो गुमनाम है वो व्यक्ति जो भी होगा। और संस्कृति के नाम पर जिन्होंने दुकान खोली है, चाहे वो म्यूजिकल दुकान खोली है, चाहे वो फिल्मी दुकान खोली है, चाहे वो मैगजीन के नाम पर खोली है, ये लोग एक नंबर के फ्रॉड लोग। तो मैं इनको नहीं मानता कि संस्कृति के, अभी आप बोलते हैं ना इस बात को कि अपनी बोली भाषा बचाओ, अपनी वो बचाओ, अपनी संस्कार बचाइए, और बात करते हैं मंचों पर जाकर के, और उस अपने बच्चे उनको बोलते हैं तुम आती है को बोले नहीं, हम तो समझते नहीं, हम ना बोल पाते। कॉन्वेंट में हाँ, कल्चर कॉन्वेंट का है।
आप हमको समझाते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे पहाड़ वालों को समझा रहे हैं आप। हाँ। कि अपनी बोली भाषा बचाइए। हाँ। आप बम्बई में बैठ के बात करते हैं इनसे, तो ऐसे लोगों को तो मैं तो वैसे भी ना करता हूँ, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को। मैं संस्कृति की बात करता हूँ तो मैं तो भाई पैसा लेता हूँ फिर काम करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि भैया हमारे पास इतना नहीं है लेकिन हम ये करना चाहते हैं, वो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप संस्कृति के नाम पर, आप पहाड़ के किसी गरीब के लिए, असहाय के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके म्यूजिक से, फिल्म से तो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों से बात होती है, जैसे कि स्ट्रगल जिनका चल रहा है इस टाइम पे, नए नए कलाकार आ रहे हैं, गायक कहीं ना कहीं अपना अनुभव ये बताते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है तब जब उन्हें पैसे की दिक्कत आती है, कि वो करना चाहते हैं, टैलेंट भी है अंदर, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे और तब जाकर उन्हें काम मिलेगा, या फिर उनका एक गाना अगर उन्हें बनाना है तो बड़ी मुश्किल आती है पैसे के लिए। आगे लोग जो है तब सपोर्ट करते हैं कि जब आप इतने पैसे दे, लाख मांगे जाते हैं, वो वहां पे नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक हौसला तो टूट ही जाता है, पीछे कदम कर लेते हैं। असल में ये उन लोगों के साथ में होता है कि जो मेहनत नहीं करना चाहते। आपको बहुत जल्दी है ना, क्योंकि आप अभी मेरे को आपने ये गाना सुना है, मैंने कहा कमाल गाते हैं, अब उसके दिमाग में हो गया कमाल गाते हैं तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा और सुबह मैं हिट हो जाऊंगा। तो उसके लिए कुछ तो देने को भी तैयार है कि दे दो जो करते हैं, आपको रिकॉर्ड कर दो। अरे थोड़ा सब्र कर लीजिए, जरूर कभी ना कभी ऐसा होता है कि टैलेंट कम काम आता है, आपकी मेहनत कभी फेल नहीं हो सकती, लेकिन आप बहुत जल्दी काम करना चाहते हैं, बहुत जल्दी। आज आपको मैंने सुना, आप चाहते हैं कि मुझे कब से रिकॉर्ड कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग जो निकले हुए हैं वो इसी तरीके से निकले हुए हैं कि पैसा दे करके निकले हुए हैं। हाँ, ये जरूर है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मतलब आपको थोड़ा रोक रही हूँ, जब ये मदद की बात आती है कि किसी ने एक गाना अपना बना लिया है, लेकिन अब उसे पैसे की जरूरत है, उसके बाद पैसा है नहीं, उसे जरूरत है लेकिन उसे वो मदद मिल नहीं पा रही है, आगे वो बढ़ना चाह रही है लेकिन आगे बढ़ने के लिए मतलब उसे मदद नहीं मिल पा रही है पैसे की, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे तो ये सवाल मेरी जहन में असल में क्या है कि जो कंपनी है, जो ये चैनल डाल बना रखे हैं, जो भी बना रखे लोगों ने, इनको होना चाहिए इस चीज के बारे में कि भाई आप 50 आदमी को रिकॉर्डिंग करते हैं, 50 आदमी कमा रहे हैं, तो एक को भी प्रमोट कर लीजिए। ये होना चाहिए। अगर आप पहाड़ संस्कृति की बात करना चाहते हैं तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए इस बात को। और बाकी जो संस्थाएं, जो लोग बोलते हैं कि हम संस्कृति के लिए काम करते हैं सर, उनको भी आगे आने चाहिए इस चीज में कि चलो यार ये आर्टिस्ट है, इसको बना देते हैं, चल गया तो ठीक है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप किसी को बचाने के लिए, किसी को चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा उन लोगों को करना चाहिए। यही चीज मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई वहीं पर हम कहते हैं चलिए ठीक है हमसे नहीं हो पाएगा तो हम कैसे आगे बढ़े, है ना, क्योंकि कई बार लोगों को हम कभी भी आगे बढ़ते हैं, एक सपोर्ट तो जरूर। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपके चैनल से, आपके कंपनी से अगर आपका महीने में आप 2 लाख 3 लाख रुपए कमाते हैं, तो एक कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जो टैलेंटेड है, अगर एक्चुअल है, तो उसको सपोर्ट कर लेना चाहिए। मेजर निराला जो फिल्म आई थी, जो कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की उपन्यास पर आधारित थी कहानी, आपके लिए एक चुनौती थी ये, इतना मतलब इतने समय से आपने काम किया है, लेकिन आपके लिए एक अलग तरीके से ये काम था, ये फिल्म थी, क्या कहा था आपको पोखरियाल जी ने? असल में क्या है कि एक तो निशंक जी का जो स्क्रिप्ट होता है, जो लिखते हैं जी, उसमें उनका एक सबसे पहले होता है कि मेरी कहानी में बदलाव नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण ये हो जाता है कि फिल्मों में बदलाव लाना पड़ता है, कुछ काटना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है। अच्छा, वो इससे सहमत नहीं होते, तो बड़ा ये दिक्कत थी। दूसरा, उनकी सुपुत्री जो थी आरुषि पोखरियाल निशंक, वो प्रोड्यूसर थी हमारे, तो उनका ये था कहना कि मुझे टच चाहिए इसमें, जो बॉलीवुड का स्टाइल होता है, बॉलीवुड स्टाइल का उस ढंग का होना चाहिए, उस ढंग का म्यूजिक होना चाहिए, उस ढंग के शॉट होने चाहिए। और इधर जो राइटर हैं निशंक जी, वो उनका कहना ये था कि बिल्कुल मूल रूप से आप बनाइए इसको। तो
तो मैं तो बीच में अलग चीजें हो गई दोनों। हाँ। मूल रूप से बना ये बिल्कुल पहाड़ छूटना नहीं चाहिए। हाँ। हमारा साहित्य छूटना नहीं चाहिए, मेरी चीज खराब कटनी नहीं चाहिए। हाँ। और ये तक कह दिया था उन्होंने मेरे को कि अच्छा, जब मैं फिल्म जब मैं एडिट कर रहा था। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे फिल्म देखनी। अच्छा। तो मैंने कहा फिल्म तो आप, मैंने टालता रहा उनको कि मैं फिल्म नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कच्ची पक्की फिल्म होती है। अच्छा। तो कच्ची पक्की फिल्म में क्या होता है कि उन्होंने कह दिया कि यार ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चल करेक्ट हो जाए फिर दिखाऊंगा। हाँ। जब 2-3 बार वो बॉम्बे में आए तो मैं नहीं दिखा पाया उनको। हाँ। टालता रहा मैं। तो उन्होंने एक दिन कह दिया, ऐसे बैठे हुए थे, मेरा पूरा स्टाफ बैठा होगा, कि अगर फिल्म के अंदर कुछ गड़बड़ होगी यार, मुझे ऐसा लगेगा फिल्म अगर तुम मुझे फिल्म नहीं दिखा रहे हो और मुझे लगेगा कि फिल्म के अंदर कुछ मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं है, तो मैं उस फिल्म को गंगा में बहा दूंगा। और मैं तो जब तक रिलीज हुआ मैं तो सांसें बैठी हुई, क्या होगा। लेकिन जब पिक्चर मैंने दिखाई उनके, बहुत देर तक तो खामोश रहे जब पिक्चर खत्म हुई। बोला मैंने सर, मैं ये सोच रहा था कि आप बोलेंगे कि यार क्या बनाया तुमने बकवास में। पहली बार काफी फिल्म लगी थी ये नटराज फिल्म। अच्छा। पहली बार नटराज फिल्म लगी थी, लेकिन मैं प्रीव्यू मैंने मुंबई में करवाया था। अच्छा। तब देखा था उन्होंने फिल्म, तो खैर उन्होंने कहा कि पिक्चर तुमने बहुत अच्छी बनाई है। मैंने बोला कि ठीक है। तो मतलब आपने उन्हें सीधा फाइनली फिल्म दिखाई जब मेरा पूरा कट तैयार हो गया, तब उसके बाद दिखाई थी। तो ये अलग अनुभव रहा होगा आपका। हाँ, वो होता है। उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म की उनकी, रिश्ता। हाँ, ये फिल्म कहीं ना कहीं बहुत से संदेश देती है पहाड़ में, किस तरीके से जो है नारी, अगर हम नारी की बात करें, नारी की शक्ति की बात करें, उससे जुड़ी हुई फिल्म थी कुछ। बिल्कुल इसी पे थी, और वो इस सत्य गणना पर थी, क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल नया था। और जो वास्तव में जो शिक्षा नीति पे जो पहाड़ में जो कुप्रथाएं इस तरह की हैं, कुछ चीजें जो लोगों को लगा कि इस फिल्म के माध्यम से संदेश गया कि इस तरीके से होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, किस तरीके से लोग, ऐसा नहीं है कि सब गलत है या कामचोर है, लेकिन यहाँ पर एक शिक्षिका का भी बहुत बड़ा योगदान दिखाया गया है। और एक त्याग जो होता है, एक त्याग है एक उसमें जो हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ से मिलिट्री में हर गांव में लगभग रहते हैं लोग, उसमें मिलिट्री शहीद की एक पत्नी, उसका योगदान उसमें दिखाया गया है। तो लोगों को बहुत टचिंग लगी फिल्म, बहुत अच्छा लगा लोगों को फिल्म, बहुत अच्छे अलग ढंग से जी। अच्छा, एक कोई ऐसी फिल्म थी आपके द्वारा बनाई गई, क्योंकि मुझे कुप्रथाओं से याद आ रहा है कि वो कुछ कुप्रथा भी हम कहें, भेदभाव, कुछ ऐसे विषय पर वो थी और वो रिलीज नहीं हो पाई थी। वो मेरी फिल्म थी, कुप्रथा तो नहीं बोलेंगे मुझसे, लेकिन जात पात पर था। तो जात पात पर मतलब वो पिक्चर कंप्लीट हो गई, लेकिन ऑब्जेक्शन लग गए कि हमारी भावना को ठेस पहुंच रही है। मैंने बोला जब पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या कोई ऐसा होगा। लेकिन होता है, भारतवर्ष का कानून है, स्टे ले लिया, हम नहीं लड़ पाए आगे तक, बहुत आगे तक, तो पिक्चर मेरी वो रिलीज नहीं हो पाई। तो जाति पर थी जी, जाति को लेकर मतलब जो भेदभाव होता है जाति विषय, लेकिन अभी भी यही है। अभी क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, इतने वर्षों से मतलब आप लिख रहे हैं, तब वो आप रिलीज नहीं कर पाए, और अब इस विषय पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब क्या है कि मैंने जो विषय उठाया था वो आज से 70-75 साल पुराना था। अब बहुत कुछ तब्दीली है, मैं तो सब्जेक्ट बहुत पुराना उठाया था, लेकिन आज के परिवेश पे अगर हम बात करेंगे, स्क्रिप्ट पे बात करेंगे, आजकल का जो माहौल चल रहा है वो अब रहा नहीं ऐसा कि जो बहुत ज्यादा जात पात को लेकर के कोई किसी की ऐसा हो कि किसी मन में कि दूरी बनाना जाति को लेकर, अब इतना नहीं है।
सर आप 80 के दशक से लगभग काम कर रहे हैं और इतने समय से आपने कैसेट का दौर हो, सीडी का दौर हो या फिर उसके बाद वीडियो कैसेट्स आते थे और अभी तो खैर सोशल मीडिया पर हम लोग हैं तो किसी चीज की कोई खास जरूरत है नहीं। इसके पहले भी कहीं ना कहीं पेन ड्राइव का सिलसिला शुरू था। अब तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, लोग सब कुछ यहीं पर जो है अपना गाना रिलीज कर देते हैं, हर चीज यहाँ मिल जाती है। तो इतने सालों में मतलब जो फर्क है आपको कितना देखने को मिलता है? अगर हम बात करते हैं गीतों की, लेखनी की, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं सिनेमा जगत की, उत्तराखंडी, इसमें कितना आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जमीन आसमान का। जमीन आसमान का अंतर ये है कि आज आप देखो, जब हम लोग जब कंपनी में रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे जी, तो फोन तो हमारे पास होते नहीं थे। अब जब ढूंढ ढांड करके बड़ी मुश्किल से किसी कंपनी के दरवाजे पे खड़े होते हैं, उसके बाद वो बोलते थे कि जो मालिक, कंपनी के जो मालिक है वो 5 बजे आएंगे शाम को। अच्छा। अब हमारे पास तो लिमिटेड पैसा है, रुकेंगे तो पैसा नहीं है और जाएंगे तो फिर मिलेंगे नहीं, और अपनी बात रखनी, गाने भी सुनाने कि हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो सुना 8 गाने होते थे, 1 घंटे का कैसे बनता था। तो अब हो सकता 5 बजे मालिक आया कंपनी का, लेकिन वो मिला नहीं मिलना चाह रहा, कल आना, परसों आना। तो जो हमारे अपनी बात रखने के लिए हमको 4-4, 5-5 दिन तक खड़ा रहना पड़ता, गारंटी नहीं होती थी कि रिकॉर्डिंग होनी है। फेल भी हो सकते हैं, या डेट मिलती है कि 4 महीने बाद आना रिकॉर्डिंग करने के लिए। 4 महीने बाद जाएंगे, पता चला कि नहीं आज अब नहीं होगी, अगली बार आना। आज की तारीख पे ये नहीं है। आज की तारीख पे ये है कि उसमें मत कर, तो मेरी रिकॉर्डिंग है, जाने दे, मैं अपने कमरे में खुद ही गा लूंगा, रिकॉर्ड सुबह मार्केट में डाल दूंगा, यूट्यूब है। हाँ। तो आज की तारीख पे अपने हुनर को दिखाने के लिए आप कभी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। जब मर्जी आपकी, और सारे संसाधन है आज की तारीख। पहले बम्बई और दिल्ली के अलावा कोई काम नहीं होता था। अब आप तो पहाड़ों में भी चले जाओ, वहां भी रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अपने घर से काम कर लो। तो अब बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से अब मेहनत कम है, बच्चों जो कर रहे हैं आजकल मेहनत कम है, मशीन कर रही है काम। हाँ, वही मैं आपसे अगला सवाल जानना चाह रही थी कि मेहनत पहले हुआ करती थी, मेहनत अभी भी, लेकिन क्योंकि संसाधन जब भी हमें किसी भी क्षेत्र में मिलते हैं तो थोड़ी मेहनत हम खुद ही कम करने लग जाते हैं। क्या ये एक वजह है कि आज सुविधाएं क्योंकि इतनी ज्यादा है, इस वजह से मेहनत कम हो पा रही है? असल में क्या है कि मेहनत इसलिए कम करना चाहता आदमी, सुविधाएं तो ठीक है, सुविधाएं तो आती जाती रहती है, लेकिन आप कैसे मान लेंगे इस बात को कि अगर आप कोई फिल्म बनाना, कोई फिल्म डायरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि आपके पास मशीन है तो आपकी फिल्म आप डायरेक्शन कर देंगे? आपको सीखना पड़ेगा, वो फिल्म को सीखना पड़ेगा, उसकी बारीकियां सीखनी पड़ेंगी। तो मशीनें तो ये है कि आपकी क्वालिटी बनाएगी। आप सिंगिंग पे आते हैं तो सिंगिंग के लिए क्या, आप मशीन तो आपके पास है, रिकॉर्डिंग तो आपकी आवाज बना, लेकिन आपको तो सीखना तो पड़ेगा ना गाना, उसके राग, उसके ताल, उसका स्टाइल, उसकी फीलिंग, ये तो सीखना ही पड़ेगा ना। सॉफ्टवेयर आपकी आवाज चेंज कर सकता है, सिर्फ चेंज कर सकता है, आपकी क्वालिटी बना सकता है, लेकिन म्यूजिक तो सीखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये सीखना नहीं चाहते। अब क्यों सीखना इसलिए नहीं चाहते कि उनको कुछ अगर सीखते हैं तो 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 6 साल लगेंगे। ये बनना चाहते हैं रातों रात स्टार, बने भी हैं, ऐसा भी नहीं है, बने भी हैं रातों स्टार, बने भी हैं, उनका पता भी नहीं चला गए कहाँ पे, ऐसा भी है। आएंगे। हाँ। अच्छा, तो फिर यही मैं जानना चाहती थी एक और चीज की, जिस तरीके से फर्क तो आपने कहा जमीन आसमान का है, जो श्रोता है या फिर जो दर्शक हैं उनमें कितना फर्क है? जैसे कि पहले हुआ करते थे और अब क्योंकि सोशल मीडिया पर तो मतलब आम इंसान भी पहुंच चुका है, सभी लोग हैं ज्यादातर, तो वो जो फीडबैक मिलता है, पहले जिस तरीके से मुश्किल हुआ करता था फीडबैक देना या फिर हमारे लिसनर जो दर्शक है वो कितने हैं, कैसे हैं, वो जानना आज बहुत आसान हो जाता है। लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो पता चल जाता है कि हमारे कितने पसंदीदा लोग हैं, मतलब कितना हमें पसंद कर रहे हैं। इसमें कितना फर्क देखने को मिलता है? बिल्कुल। उस समय क्या होता था कि अगर आपकी पिक्चर लगी है हॉल पे, आप एक पिक्चर लगी है तो पहला शो जो होता है उसको फ्री दिखाने में रखता था प्रोड्यूसर कि चलो भीड़ हो जाए, लेकिन उससे जो भीड़ निकलती थी बाहर, वो फिर माउथ पब्लिसिटी होती थी कि अच्छी है, बुरी है। अगर दूसरे दिन आ गई तो इसका मतलब फिल्म अच्छी है, आपको मिल गया उसका रिजल्ट, और नहीं आया तो इसका मतलब पिक्चर बेकार है, लोगों ने कह दिया पिक्चर बेकार। ऐसे ही गाने थे कि जब आपका कैसेट रिकॉर्ड होता था तो आपके कैसेटों का लॉट जो होता है 2000, 3000, 5000 मार्केट में कंपनी डाल देती थी। अब फोन जाएगा कंपनी का या आर्टिस्ट का कि सब कैसा चल रहा मेरे कैसे, उन्होंने कहा यार एक भी नहीं बिक रहा यार, क्योंकि बजाते थे वो स्टेशन पे, लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा अरे नहीं कैसे डाउन कर नहीं दे रहा। अच्छा।
तो वहां से रिस्पॉन्स पता चलता है कि कैसेट नहीं बिक रही। आज की तारीख पे तो अच्छा कैसेट का कि सर्किल था कि भैया इस क्षेत्र में बिक रही है, बात खत्म। आज की तारीख पे तो आप गाना क्लिक करोगे यूट्यूब पे, उसको पूरा वर्ल्ड में चला जाएगा। यहाँ नहीं चलेगा तो अमेरिका चल जाएगा, अमेरिका में चलेगा तो कहीं और सर थाईलैंड में चल जाएगा। तो आज तो पहले में, लेकिन जहां श्रोतों की बात, दर्शकों की बात, उनमें भी फर्क आया। उनमें फर्क ये आया कि उनके लिए भी हम करना पड़ता हमको, क्योंकि अगर मैं ठेठ अगर अपने बोली पे, अपने भाषा पे और जो होते हैं उन पे निकला तो उन्हें समझ में भी नहीं आता। बच्चों पे जो नई पीढ़ी है उन्हें की याद लिखना पड़ता है कि थोड़ा उनकी समझ में आ जाए। कंपोजिशन भी ऐसी बनानी पड़ती है कि जो उनको आज के हिसाब से हो। और ऐसा बीच बीच हम जरूर करना पड़ता है कि जिस वजह से हमारी पहचान बनी है वो भी हम बीच बीच में डाल लेते हैं। और एक और चीज इसमें, जैसे कि हम बात करें दर्शकों की, ऑडियंस की, यानी कि हम बात कर रहे हैं, तो एक और बात निकल कर आती है कि आज जो ऑडियंस है थोड़ा सा उसको, क्योंकि सोशल मीडिया है, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको ये समझे बिना वो कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं उन चीजों को जिसमें शायद कुछ मतलब ज्यादा है नहीं। जिस चीज का सोशल मीडिया पर ये चीजें बहुत चल रही है। असल में क्या है कि फ्री का मिल रहा है ना, अब फ्री में देख रहे हैं तो जो उसको पसंद कर रहा है, जो उनको खुद पता नहीं कि हम क्या पसंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैं पूछना चाहती हूँ। उनको खुद ही पता नहीं है ना। हाँ। अब उनको पता ही नहीं है तो उनको क्या अच्छा लग रहा है उनको मालूम है। अब एक चीज बताओ मेरे को कि वो रील बना रहे हैं जैसे, अब नदी के किनारे तुम नाच रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छा उसके फॉलोवर हो गए, सब ये करो, तो किस मतलब का करता है, क्या 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 मैसेज है उसमें रील? बिल्कुल। तो जो देख रहे हैं उनको भी पता नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से फालतू खाली बैठे रहते हैं, फालतू रहते हैं, उनके गया तो उनको समझ नहीं है। अब लेकिन टिकाऊ वही चीज होती है जिसमें कुछ मैसेज होता है, कुछ जो जिसमें कुछ ठहराव होता है, वही चीजें टिकी रहती है। ये जैसा आया ना, एक टाइम आया ना, रील अब बनना, ये करना, ये क्या इंस्टाग्राम जो भी है, जैसा है वैसे चला भी जाएगा, फिर नया आएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज, मौलिक चीज खत्म नहीं होती। समझ रहे ना? अगर आप जो है उत्तराखंड में पहाड़ों में अगर 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत भी खड़ी कर देंगे, लेकिन पहाड़ तो पहाड़ ही रहेगा ना। आप इमारत बना करके इंग्लैंड नहीं बना सकते ना, उसको अमेरिका नहीं बना सकते। तो कुछ भी कर लीजिए लेकिन मौलिक चीज ही रहेगी। तो जैसे कि आपने तो ऐसे ऐसे जो गीत लिखे हैं जिनका इतना ज्यादा मतलब अर्थ होता है, आज के गीतों में हमें कुछ अर्थ या फिर जो आप कह रहे हैं कि मूल चीज तो कम देखने को मिलती ही है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगी पिक्चराइजेशन जो होता है, यानी कि वीडियोस की अगर हम बात करते हैं, कोई गाना आ रहा है, वीडियो हम जब उसको देखते हैं तो वो अगर हम साउंड ना सुने तो हमें नहीं लगेगा कि ये गढ़वाली गाना है। कई गीत ऐसे होते हैं कि ये हमारे कल्चर कोई सॉन्ग है, ऐसा लगता नहीं देखकर। असल में क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं जी, उनको खुद ही पता नहीं कि हम पहाड़ी हैं कि नहीं, ये गढ़वाली हैं कि नहीं, ये कुमाऊनी हैं कि नहीं, उनको खुद ही पता नहीं। उनको पूछो कि तुम्हारा गांव कौन सा, उनको पता ही नहीं हमारा गांव कौन सा। उनको पहाड़ से कोई लगाव नहीं, न उनको कोई लेने देना। तो अब रही टेक्निकल बात, तो क्या बनाएंगे, वही तो बनाएंगे जितनी उनकी समझ है। मैं तो दोष नहीं देता उनको, लेकिन जिसको जितना समझ है उतना ही परोसेगा वो। अब वो उन्होंने सुने हिंदी और उन्होंने सुने हैं तुम्हारा इंग्लिश गाने, और मेरे ख्याल से ओरिजिनल और सुनते भी नहीं होंगे कि राजस्थानी सुन ले या मराठी सुन ले। ओरिजिनल से वो भी सुनो ना, वो भी तो बात चीज है, उससे फोक निकलता है। लेकिन आप सुनते कुछ और बनाते हैं पहाड़ी, तो क्या ना तो आप पहाड़ी रहे ना तो इसलिए वो हो जाता है देसी ना पहाड़ी पर गंज गंज पहाड़ी। एक कहावत है पहाड़ में हमारे कि देसी ना पहाड़ी गंज गंज पहाड़ी। लेकिन कुकुल में लाकर के कहा ना, ये इनका भी ज्यादा समय नहीं होता ऐसे लोगों का, ये आते जाते रहते। तो मतलब हमें वो चीज ही परोसनी चाहिए भाई जो वास्तविक है। बिल्कुल, वही उसी पर क्या जाएगा। तो आज आपसे बहुत अच्छी खास चर्चा हुई और आगे भी बहुत कुछ है जिस पर बात करने का आपसे मन चाह रहा है, लेकिन शायद हमारी चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं आपको रेडियो दस्तक टाइम्स की तरफ से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे श्रोताओं दर्शकों की तरफ से। और दूसरा सर, जाते जाते हमारे जो दर्शक है, श्रोता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है दस्तक टाइम्स का जी, तो बहुत बेहतरीन, इसको बहुत व्यापक रूप से बढ़ रहा है।
और मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम्हारा फोन आया था कि तुम इंटरव्यू करना चाहती हो। तो मुझे ऐसा भी नहीं कि मैं हर कहीं भी जाकर के इंटरव्यू कर लूंगा, कोई कर लेगा। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इतना अच्छा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है आपका दे रखा, जो हम अपनी बात रख सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों से, श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि आप, क्योंकि ये मुद्दे उठाते हैं, ये चैनल जो हमारा है मुद्दा उठाता है, तो इस मुद्दे को आप बराबर देखिए इसको, और आपको नया सुनने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, और नए नए लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। प्रियंका, मेरा भी मन नहीं था कि मैं इंटरव्यू छोड़ के जाऊं, क्योंकि तुम सवाल जवाब करती हो ऐसा कि मेरा मन कर रहा था कि मैं सब बातें उधेड़ कर। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।